Hello everyone, welcome to another video of class 10th mathematics standard sample paper solution 2025-26. In this video we will solve section D. ओके सो ये सेक्शन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इस सेक्शन में 4 क्वेश्चन आता है जो कि 5 मार्क्स ईच कैरी करता है। ओके यहाँ पे सारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो हर एक क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 32। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप क्वेश्चन को समझ लिए तो आपका 50% वहाँ पे ऐसी आंसर हो गया। ओके तो चलो क्वेश्चन 32। ए ट्रेन ट्रैवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। ओके देखो बच्चों ये जो 32 वाला क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है जो कि ट्रेन टाइप क्वेश्चन। यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन आप जो भी चाहे एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ये गारंटेड क्वेश्चन है आपके लिए। ओके तो चलो देखेंगे। ए ट्रेन ट्रैवल एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड एट ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। वो ट्रेन 63 किलोमीटर वहाँ पे ट्रैवल किया एट एन एवरेज स्पीड। सपोज इस स्पीड को हमें पता नहीं है तो यहाँ से ही शुरू करते हैं उसका सॉल्यूशन। लेट द स्पीड एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है x किलोमीटर पर आवर। ओके x किलोमीटर पर आवर। सपोज हमें उस स्पीड का पता नहीं है तो इसीलिए हम क्या लिए x। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ, वो 1 आवर में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, x किलोमीटर कवर करेगा। ओके इनडायरेक्टली यही है। सो यहाँ पे वो कितने डिस्टेंस कवर किया है, 63 किलोमीटर। यहाँ पे वो 63 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके कौन से स्पीड में, x किलोमीटर पर आवर में। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इन x किलोमीटर इट टेक्स 1 आवर। ओके फॉर 1 किलोमीटर इट विल टेक 1/x आवर। ओके ये कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 63 किलोमीटर। फॉर 63 किलोमीटर कितना टाइम लगेगा, इसको 63 किलोमीटर के लिए 63/x आवर। क्लियर। ओके सो देखेंगे क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। देन ट्रैवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। यहाँ पे आप लोगों को समझने की जरूरत है। देखो पहले जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था 63 किलोमीटर, कितने स्पीड में कवर किया था, x किलोमीटर पर आवर में जा रहा था। ओके नेक्स्ट वो कितने डिस्टेंस जाएगा, 72 किलोमीटर। कितने स्पीड में, जो पहला वाला जो स्पीड था उससे 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा। ओके सो अब क्या करेंगे, न्यू स्पीड हम निकालेंगे। पहला जो स्पीड था x किलोमीटर पर आवर। ओके यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है तो न्यू स्पीड कितना होगा, x + 6 किलोमीटर पर आवर। ओके क्लियर। x देखो x किलोमीटर पर आवर ट्रैवल किया था कितने डिस्टेंस, 63 किलोमीटर। लेकिन x + 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड में कितने डिस्टेंस हो जाएगा, 72 किलोमीटर। तो इसे भी हम लिख देंगे कितने टाइम उसे लगेगा। ओके सो हम लिख सकते हैं फॉर ट्रैवलिंग, आप लोग डिटेल लिखना। ओके फॉर ट्रैवलिंग x + 6 किलोमीटर इट टेक्स 1 आवर। ओके फॉर 1 किलोमीटर इट विल टेक x + 6 आवर, इतने समय लगेगा उसे। फॉर ट्रैवलिंग 72 किलोमीटर, यहाँ पे 72 किलोमीटर वो गया है तो 72 किलोमीटर को कितना टाइम लगेगा, 72/x + 6। समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। वो टोटल जर्नी करने के लिए उसे कितने समय लगा, 3 आवर। टोटल जर्नी मतलब पहले 63 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर में वो ट्रैवल किया, उसके बाद 72 किलोमीटर x + 6 किलोमीटर पर आवर में ट्रैवल किया तो उसे टोटल 3 आवर लग गया। ओके तो हमने यहाँ पे देखा 63 किलोमीटर के लिए वो कितने समय लेता है, 63/x आवर लेता है। 72 किलोमीटर के लिए वो कितने टाइम लेता है, 72/x + आवर लेता है। तो टोटल आवर कितना होगा, 3 आवर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, So
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो टोटल टाइम को अगर ऐड कर देंगे तो वो 3 आवर ही होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 63/x प्लस 72/x प्लस 6 इक्वल टू 3 आवर। ओके, तो इसे सॉल्व करना है। ओके, सो यहाँ पे देखो एलसीएम होगा x इंटू एक्स प्लस 6। सो यहाँ पे x कैंसिल, सो 63 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 72x ओके इक्वल टू 3। सो 63x प्लस 63 इंटू 6 कितना होगा, 6 3 जा 18, 1 6 6 जा 36, 1 37, 378 ओके प्लस 72x बाय, अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x ये होगा इक्वल टू 3 हो गया। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा अब 63 प्लस 72 ये मिलके कितना होता है 3 2 5 7 3 135x प्लस 378 इक्वल टू 3 यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 18x। सो अगर एक ही साइड में उस इक्वेशन को हम रखेंगे तो क्या होगा, देखो मैं अरेंज करके लिख देता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 18x, अगर ये उधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस 135x माइनस 378 इक्वल टू 0, यही होगा अरेंज करने से। सो क्या होगा 3x स्क्वायर 18x माइनस 135 ये होगा 117x माइनस 378 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम 3 कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से अगर 3 कॉमन फैक्टर होगा तो क्या होगा 39x माइनस इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 118 126 इक्वल टू 0। ये यहाँ पे जो 3 है अगर उधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो हमें फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन मेथड में भी हम मिडिल टर्म एक्सपेंशन मेथड में भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। ओके, सो एक्स स्क्वायर इसका मतलब क्या है, अगर मिडिल टर्म एक्सपेंशन में हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा, सम कितना होना चाहिए -39 और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 126। तो मैं इसे लिख सकता हूँ -42x प्लस 3x। ओके, ये कैसे मिला, आप ये इसका आसान सा ट्रिक है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर्च करके ये आप देख सकते हैं, ये आसान सा ट्रिक। फिर भी मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, देखो प्रोडक्ट कितना है 126 को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लेना तो क्या होगा 2 6 एंड 2 3। ओके, सो अब क्या करना है, यहाँ पे 321। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 21 है और यहाँ पे 2 है, ये प्रोडक्ट होके कितना होगा 42 और ये 3। 42 और 3 को अगर हम माइनस करेंगे तो 39 होगा और 42 और 3 को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 126 होगा। ओके, ये इसका ट्रिक है। सो -126 इक्वल टू 0 हो गया। सो यहाँ से कॉमन फैक्टर होगा x इंटू एक्स माइनस 42, यहाँ से कॉमन फैक्टर होगा 3, सो x माइनस 42 इक्वल टू 0। सो ये हो गया x माइनस 42 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x का वैल्यू हमें पता चल जाएगा, क्या देखो x माइनस 42 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 42 और x इक्वल टू -3। सो -3 यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसीलिए 42 किलोमीटर पर आवर। सो उसका ओरिजिनल स्पीड क्या था, उसका ओरिजिनल स्पीड था 42 किलोमीटर पर आवर, उस ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। ये क्वेश्चन बच्चों आपके बुक्स का थ्योरम 6.1 है, ट्रायंगल चैप्टर का एक थ्योरम है, डायरेक्ट ये स्टेटमेंट दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। इस ट्रायंगल का इस थ्योरम को भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ये हमेशा एग्जाम में आता है। ओके, आइदर ये डायरेक्ट डेफिनेशन देता है
और इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी यहाँ पे यूज कर देता है क्या, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये भी क्वेश्चन आता है, जो भी आए सेम आंसर होगा। ये थ्योरम को हमें प्रूव करना है। आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए इसका प्रूफ बता देता हूँ। ओके, सो गिवन और ट्रू प्रूफ आप खुद लिखना। ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ प्रूफ यहाँ पे बता दूंगा। सो इसका कंडीशन क्या है, अगर एक ट्राइंगल है, ओके, एक साइड, सपोज दिस ट्राइंगल, हम इसको नेमिंग कर देते हैं ABC। ओके, ABC एक ट्राइंगल है। सपोज BC साइड से, ओके, इस BC साइड को एक लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल होके हम ड्रॉ करेंगे। BC को पैरेलल करके एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, जो कि सपोज ये D और E पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, AB और AC को। ओके, सो ये हमें क्या बोल रहा है, E पे लाइन इन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो साइड जो डिवाइड हुआ, कौन कौन सा, AD और BD और यहाँ पे AE और C, इनका रेशियो सेम होगा। ओके, ये हमें प्रूव करना है। सो गिवन में लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC, ये होगा गिवन। टू प्रूफ में क्या होगा, टू प्रूफ हमें क्या प्रूव करना है, उनका रेशियो सेम होना है। ओके, AD बाय BD इक्वल टू हमें प्रूव करना है AE बाय C, ये हमें प्रूव करना है। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज होगा। सो ओके, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ, आप लोग खुद लिख लेना। ओके, डायग्राम कर लेना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ओके, E पॉइंट से और D पॉइंट से। ओके, सपोज परपेंडिकुलर हम नेमिंग कर सकते हैं क्या, सपोज ये M और ये N है। यहाँ पे हम दो परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे और क्या करेंगे, ये जो साइड है CD, ओके, और BE को हम ज्वाइन करेंगे। ये होगा, मैं यहाँ पे जो भी डॉटेड लाइन में ड्रॉ किया है उससे आप कंस्ट्रक्शन में लिख लेना। ओके, सो अब क्या करना है, देखो, अब करेंगे इसका प्रूफ। क्या होगा, देखो, यहाँ पे जो ट्राइंगल है ADE, ओके, हमें क्या चाहिए, AD बाय BD चाहिए। ओके, पहले हम AD और इस BD, AD कौन से ट्राइंगल में है, ADE ट्राइंगल में है। BD कौन से ट्राइंगल में है, देखो, BDE ट्राइंगल में है, BD साइड। ओके, तो उन दोनों ट्राइंगल को हम लेंगे। सो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। मैंने क्यों ADE और BD को चूज किया, क्योंकि यहाँ पे AD बाय BD मुझे निकालना है और इन दोनों ट्राइंगल में AD और BD है। ओके, एरिया ऑफ ADE क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। देखो, ADE ट्राइंगल में हाइट क्या है, EN है। ओके, सो हाफ इनटू बेस क्या है, AD, और हाइट क्या है, EN। ठीक उसी तरह BDE, देखो BDE ये एक ऑब्टयूस एंगल ट्राइंगल है, तो इसीलिए इसका परपेंडिकुलर ट्राइंगल के बाहर रहेगा। ओके, सो हम बेस किसे लेंगे, BD को बेस लेंगे, और परपेंडिकुलर किसे लेंगे, EN को। सो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मिल गया हमें AD बाय BD। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, ठीक उसी तरह AE बाय CE हमें निकालना है। AE कौन से ट्राइंगल में है, ADE ट्राइंगल में है। अगेन हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और CE कौन से ट्राइंगल में है, CDE। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE ये लेंगे। सो ADE का एरिया क्या होगा, हाफ। देखो, यहाँ पे हमने AD में AD को बेस लिया था और परपेंडिकुलर EN को लिए थे। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें AE चाहिए, तो AE अगर बेस होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, DM होगा, राइट। सो क्योंकि मुझे AE चाहिए राइट हैंड साइड में। ओके, AE इंटू DM। ठीक उसी तरह इसका एरिया क्या होगा, CDE का CE इंटू DM, क्योंकि CDE एक क्या है, ऑब्टयूस एंगल ट्राइंगल है, तो उसका परपेंडिकुलर भी बाहर ही रहेगा। ओके, सो अब यहाँ पे कैंसिल हो गया।
सो ये हो गया AE बाय सी, AE बाय सी। देखो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो। इक्वेशन 1 और 2 में देखो AD बाई BD और AE बाई सी, ये दोनों को हमें सेम करना है। तो कब हम सेम लिख सकते हैं? जब उनका LHS सेम होगा। LHS में क्या है? देखो न्यूमरेटर में ADE है, यहाँ पे भी ADE है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर में क्या है? BDE है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर में CDE। अगर मैं BDE और CDE को सेम कर दूंगा तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो BDE और CDE देखो, ट्राइंगल BDE एंड CDE, ये दोनों देखो इन दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है क्या? DE, और सेम पैरेलल में रहते हैं, तो इसीलिए उसका एरिया क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BDE लाइज इन सेम बेस, ये क्लास 9 में था, ओके। सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस, ओके, सेम पैरेलल लाइन। तो अगर ये सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन में रहता है तो क्या होता है? उनका एरिया सेम होता है। क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू, सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख लिया, एरिया ऑफ ADE मैंने लिख दिया एरिया ऑफ CDE, ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE एंड BDE lies in the same base and same parallel, so area of triangle CDE equal to area of triangle BDE, okay, this is equation 3. so from equation 1, 2 and 3 क्या होगा? ये LHS भी सेम हो गया तो RHS भी सेम होगा। from equation यहाँ पे लिखेंगे क्या? from equation 1, 2 and 3 we get क्या? AD बाय BD इक्वल टू AE बाय C, ये हो गया हमारा प्रूफ्ड, ओके। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता, और भी कुछ है। देखो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया सेम रेशियो में डिवाइड करता है अगर एक लाइन पैरेलल होता है तो हेंस इन ट्राइंगल PQR, यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, देखो इन ट्राइंगल PQR प्रूव दैट द लाइन इंटरसेक्ट द साइड PQ एंड PR ऑफ ए ट्राइंगल PQR। सो यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करने से आप लोगों को क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। सो एक ट्राइंगल लेंगे PQR। सपोज दिस इज द ट्राइंगल PQR, ओके, PQ एंड R। यहाँ पे एक लाइन पैरेलल है L, सपोज दिस इज द लाइन L, ओके। और क्या गिवन है? लाइन L इंटरसेक्ट साइड PQ एंड PR एट L एंड M। सो यहाँ पे वो लाइन इंटरसेक्ट कहाँ से कर रहा है? L और M में कर रहा है, ओके। PQ और किसको? PR को रेस्पेक्टिवली, सच दैट LM पैरेलल QR। यहाँ पे देखो LM पैरेलल QR, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया ऑलरेडी। सो यहाँ पे वैल्यू हमें गिवन है, देखो PL इक्वल टू 5.7, PQ इक्वल टू 15.2। PL 5.7, ये है 5.7 सेंटीमीटर एंड PQ 15.2। PQ मतलब यहाँ से जो टोटल है ये है 15.2 सेंटीमीटर, ओके। और क्या गिवन है? MR 5.5, देन फाइंड द लेंथ ऑफ PM। MR 5.5, MR ये है 5.5, तो हमें फाइंड आउट करना है क्या? PM। सो हमें ये PM चाहिए, ओके, ये हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखो उनका रेशियो सेम होना चाहिए। हमने यहाँ पे जो एबव थ्योरम में प्रूव किया, क्या प्रूव किया? अगर एक लाइन पैरेलल होता है एक साइड को, तो PL बाय QL इक्वल टू PM बाय MR होना चाहिए। लेकिन हमें PL का वैल्यू पता है, लेकिन QL का वैल्यू पता नहीं है। हम यहाँ से डायग्राम से निकाल सकते हैं। क्या होगा? QL, पहले हम QL को निकाल लेंगे। QL कैसे मिलेगा? PQ माइनस PL, ओके, PQ माइनस PL दैट इज 15.2 माइनस 5.7। सो इसे अगर आप माइनस करोगे तो क्या होगा? ये होगा 9.5, ओके। QL का वैल्यू मुझे मिल गया 9.5। तो
तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। तो रेशियो सेम होगा, क्या होगा, PL बाय QL इक्वल टू PM बाय MR। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें PM का वैल्यू मिल जाएगा। PL कितना है 5.7, QL कितना है 9.5, PM ये हमें फाइंड आउट करना है और MR यहाँ पे गिवन है 5.5। सो ये होगा कितना, PM 9.5 इंटू PM इक्वल टू 5.7 इंटू 5.5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सो PM का वैल्यू हमें मिल जाएगा कितना है 5.7 इंटू 5.5 बाय 9.5। सो ये दोनों को हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं, क्या होगा ये 1.1 और ये होगा 1.9। सो 1.9 से अगर हम 1.9 से अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.7 हो जाएगा। सो 5.7 ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। सो 3 इंटू 1.1 ये कितना होगा, 3 इंटू 1.1 ये होगा 3.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो, फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन which height is 6 cm and radius of the base is 12 cm। मतलब यहाँ पे एक कोन हमें गिवन है जिसका हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। ओके, ए राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल कैविटी ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज होलोड आउट। यहाँ से इस कोन में एक सिलिंड्रिकल शेप का एक कैविटी यहाँ पे कट करके बाहर ले आ गया। ओके, तो उस सिलेंडर का हाइट कितना था 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना था 4 सेंटीमीटर, सच दैट द बेसेस ऑफ द कोन एंड सिलेंडर फॉर्म द कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ओके, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ओके, उस रिमेनिंग, अगर एक कोन में से एक सिलेंडर को हम यहाँ से ले जाएंगे तो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे एक कोन है। ओके, इस कोन का रेडियस कितना है, सपोज दिस इज कैपिटल R, ये है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितना है, हाइट सपोज कैपिटल H, ये है 6 सेंटीमीटर इस कोन का। यहाँ से इस कोन में से एक सिलेंडर को जिसका हाइट सपोज ये स्मॉल h है कितना 3 सेंटीमीटर और इसका रेडियस स्मॉल r ये कितना है 4 सेंटीमीटर। ओके, इस कोन में से एक सिलिंड्रिकल पार्ट यहाँ से निकाल लिया गया, तो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया हमें चाहिए। समझ में आया क्वेश्चन? तो अब देखो इसका जो बेस है वो कैसा फॉर्मेशन होगा। देखो ये है बेस ऑफ द कोन। ओके, यहाँ से एक सिलिंड्रिकल पार्ट यहाँ से क्या निकाल लिया गया, तो ये होगा उस सिलिंड्रिकल पार्ट का बेस। तो यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल वाला फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं। ओके, तो ये होगा, ये बच गया। ओके, दिस इज द, मैंने यहाँ पे जो मार्किंग किया है ये रिमेनिंग पार्ट। ओके, समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। ये कौन कौन से एरिया ऐड होंगे, देखो इस कोन का CSA होगा। ओके, ये इंक्लूड होगा CSA ऑफ कोन प्लस ये जो बेस एरिया होगा। ओके, बेस एरिया ये भी रिमेनिंग रहेगा, बेस एरिया। ओके, और क्या होगा, देखो इस सिलिंड्रिकल पार्ट का ये कर्व सरफेस एरिया। ओके, CSA ऑफ सिलेंडर, और क्या इंक्लूड होगा, प्लस ये जो बेस एरिया था ये पार्ट भी रहेगा वहाँ पे। ओके, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, ये होगा रिमेनिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। समझ में आया? तो अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई RL। सपोज हम कोन के रेडियस को कैपिटल R लेते हैं। ओके, पाई RL, L का मतलब स्लांट हाइट। ओके, बेस एरिया, यहाँ से देखो ये एरिया मुझे कैसे मिलेगा, देखो तो सपोज दिस इज कैपिटल R एंड दिस इज स्मॉल r। ओके, तो ये एरिया कैसे मिलेगा, ये बिग सर्किल से ये स्मॉल सर्किल को अगर हम माइनस करेंगे तो मिलेगा। सो ये कैसे मिलेगा, पाई R² माइनस पाई स्मॉल r²। ओके,
CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई आर एच। बेस ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, ये स्मॉल आर है तो ये सर्कुलर है, सो पाई आर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ पे एल हमें पता नहीं है, तो पहले हम एल निकालेंगे। स्लांट हाइट कैसे मिलता है, देखो स्लांट हाइट का फॉर्मूला हमें पता है, कैसे मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, एच कितना है, हाइट यहाँ पे 6 है, 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ओके, 36 प्लस 144, अगर हम इसको ऐड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 180 होगा। 180 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6√5। ओके, तो हमें एल का वैल्यू मिल गया 6√5। तो हमें इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, पाई का वैल्यू पुट नहीं करूँगा, उसको कॉमन फैक्टर ले जाऊँगा। ओके, पाई अगर कॉमन फैक्टर होता है तो ये क्या होगा r इंटू एल प्लस यहाँ से पाई चला गया तो ये होगा आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आएगा तो 2RH। ओके, सो वैल्यू पुट करेंगे। अब रेडियस ऑफ द कोन कितना है 12 इंटू एल कितना है 6√5 प्लस आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 2RH स्मॉल आर मतलब 4 इंटू 3। ओके, ये होगा रिमेनिंग एरिया होगा। ओके, सो पाई ये होगा 72√5 प्लस 144 प्लस ये होगा 24। ओके, सो ये होगा पाई इंटू 72√5 प्लस 168। ओके, नेक्स्ट नंबर, एन एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3 cm and height 12 cm is filled with ice cream such that the lower part of the cone which is 1/6 of the volume of the cone is unfilled। मतलब यहाँ पे एक कोन है, ओके, जिसका रेडियस कितना है 3 cm एंड हाइट 12 cm। सपोज हम एक यहाँ पे एक कोन को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सपोज दिस इज द एम्प्टी कोन। ओके, जिसका रेडियस कितना है, देखो इस कोन का रेडियस 3 cm एंड हाइट 12 cm। यहाँ पे उसका रेडियस 3 cm एंड हाइट, दिस इज द हाइट, ये है कितना 12 cm h। ओके, और क्या गिवन है, इस कोन में आइसक्रीम फिल किया गया such that the lower part of the cone which is 1/6 of the volume of the कोन का वॉल्यूम का 1/6 जो कि एम्प्टी रह गया। ओके, यहाँ से सपोज ये है उसका एम्प्टी एरिया, सपोज दिस इज द एम्प्टी एरिया, ये क्या है इस कोन का वॉल्यूम का 1/6 है। ओके, इस एरिया को छोड़ के बाकी एरिया में क्या किया गया, यहाँ पे आइसक्रीम फिल किया गया, राइट। तो हमें यहाँ पे निकालना है कितने एरिया में आइसक्रीम फिल किया गया पहले। ओके, सो कोन का पहले हम गिवन कंडीशन लिखेंगे, रेडियस ऑफ द कोन इज 3 cm एंड हाइट इज 12 cm। सो पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, पहले हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम कितना होगा। ओके, टोटल वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। सो यहाँ पे 1/3 इंटू पाई, आर कितना है 3 इंटू 3 क्योंकि आर स्क्वायर है, और एच कितना है 12। सो दिस विल बी 3 कैंसिल हो गया, सो ये होगा 36 पाई। ओके, 36 पाई cm3। ओके, सो टोटल वॉल्यूम इतना है। सो यहाँ पे जो एम्प्टी पार्ट है, सो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पार्ट ऑन फील्ड, ओके, जो कि आइसक्रीम फिल नहीं किया गया, इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे। क्या होगा, ये जो कोन का वॉल्यूम का कितना है 1/6 है, मतलब 1/6 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 36 पाई। सो ये कैंसिल होकर कितना होगा 6 पाई, मतलब 6 पाई एम्प्टी है और टोटल वॉल्यूम कितना है 36 पाई। तो कितने वॉल्यूम यहाँ पे आइसक्रीम फिल है, तो पहले हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कैसे मिलेगा, टोटल वॉल्यूम से इसको अगर माइनस कर देंगे तो मिलेगा 36 पाई माइनस 6 पाई दैट इज 30 पाई। सो इतना वॉल्यूम यहाँ पे आइसक्रीम है। ओके,
और क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखते हैं। बट ए हेमिस्फीयर इज फॉर्म एट द टॉप, यहाँ पे टॉप में एक हेमिस्फीयर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। सो हमने यहाँ पे जितने एरिया में आइसक्रीम था हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं, लेकिन और क्या बोल रहा है, इसका टॉप में एक हेमिस्फीयर है, वो भी वहाँ पे भी आइसक्रीम है। सपोज दिस इज द हेमिस्फीयर। सो अब क्या करना है, हमने दिस पार्ट का जितना आइसक्रीम है हमने निकाल लिए है। अब क्या करेंगे, इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अगर हमें पता चल जाएगा तो अगर ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना आइसक्रीम है हमें पता चल जाएगा। तो अब क्या करना है, उस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है 3। सो अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, फॉर्मूला क्या है हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो 2/3 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है 3 इंटू 3 इंटू 3 क्योंकि आर क्यूब है, राइट। सो 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3 टू कितना है 18 पाई क्यूब। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना होगा अब, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। सो 30 पाई प्लस 18 पाई, ये मिलके हो गया 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहे तो पाई का वैल्यू यूज कर सकते हैं, और अदरवाइज ऐसे भी रखने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 55, यहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूशन का मोड हमें गिवन है 55, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू हमें चाहिए, हैंस फाइंड द मीन, यहाँ पे मीन भी निकालना है। ओके, तो पहले चलो x का वैल्यू निकालते हैं। सो यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 15, 15 से 30 ऐसे करके, और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है मोड, हमें गिवन है कितना 55। ओके, 55, तो मॉडल क्लास क्या होगा, 55 कौन कौन से इंटरवल में है, 45 से लेके 60, तो ये होगा इसका मॉडल क्लास। तो यहाँ से हमें पता चल गया मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास है 45 से लेके 60। ओके, तो मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये है फॉर्मूला। तो मोड कितना गिवन था 55, L कितना है 45, L का मतलब क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या है 45 से लेकर 60, उसका लोअर लिमिट कितना है 45, तो यहाँ पे 45 यूज करेंगे। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास दैट इज 15, माइनस F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है F0। सो ये होगा x बाय 2 इंटू 15 माइनस एक्स माइनस F2 क्या है, मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी के बाद में जो फ्रीक्वेंसी आता है क्या है 10, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 10। H क्या है, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, मतलब अपर लिमिट से अगर हम लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो उसका विड्थ मिलेगा, तो कितना होगा, ये होगा 15। सो ये अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 55 माइनस 45 कितना होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10। सो यहाँ पे होगा 15 माइनस एक्स बाई कितना है 30 माइनस एक्स माइनस 10 इंटू 15। सो देखो ये 15 अगर इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो ये होगा 10/15 इक्वल टू 15 माइनस एक्स 30 माइनस 10 कितना है 20, सो ये होगा 20 माइनस एक्स। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 2 जा 5 3, ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर चला आएगा, दैट इज 3 इंटू 15 कहते हैं कितना है 45, 3 इंटू एक्स कितना है 3x। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये होगा 40 माइनस 2x। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई और करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे है माइनस 3x, अगर इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ पे है 40 और इधर आएगा तो माइनस 45, दैट इज माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 5। सो x का वैल्यू हमें पता चल गया कितना 5। ओके, x का वैल्यू हमें पता चल गया कितना है 5। तो अब क्या करना है, मीन निकालना है। ओके, मीन निकालेंगे तो
अब हम इजीली मीन निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन था और फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो गया, क्योंकि x के जगह हम क्या पुट कर रहे थे 5। तो अब क्या करेंगे, x निकालेंगे। x क्या होता है, इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट, दैट इज 0 से लेकर 15, उसका मिड पॉइंट क्या है 7.5। 15 से लेकर 30 कितना है 22.5। ओके, ये कैसे मिलता है L1 प्लस L2/2। ओके, ये ऐसा ही मिलता है। तो ये हो गया हमारा x। तो डायरेक्ट मेथड के अगर हम यूज करेंगे तो डायरेक्ट f इंटू एक्स, सो 10 इंटू 7.5 कितना होगा 75। ठीक उसी तरह बाकी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। सो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखो 7 इंटू 22.5 ये होगा 157.5, 5 इंटू 37.5 होगा 187.5। ठीक उसी तरह आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये टोटल जो समेशन एफ कितना होगा 2872.5। ओके, और इसका जो समेशन होगा 59 होगा। सो अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड मीन क्या होता है, समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ, दैट इज 2872.5 बाय 59। सो ये अप्रोक्सीमेटली 48.68 होगा इसका मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, ए सर्वे रिगार्डिंग हाइट्स इन सेंटीमीटर 51 गर्ल्स ऑफ क्लास एक्स। यहाँ पे क्लास एक्स का 51 गर्ल्स का डाटा हमें गिवन है। हाइट देखो लेस देन 140। ओके, कितने गर्ल्स हैं 4, लेस देन 145 कितने हैं 11। देखो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, 140 सेंटीमीटर से नीचे कितने गर्ल्स थे 4 गर्ल्स थे, और 145 सेंटीमीटर से नीचे कितने हैं 11। मतलब 145 से नीचे का मतलब क्या है, ये 140 भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। समझ में आ रहा है। लेस देन 150 का कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 29। मतलब 150 सेंटीमीटर से कम कौन कौन से, 140 सेंटीमीटर गर्ल ये भी आएंगे, 145 से नीचे ये भी इंक्लूड होंगे। तो ये तीनों इंक्लूड हो गए, ये 29। ये आप लोगों को समझना जरूरी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका क्लास इंटरवल को लिखेंगे। देखो लेस देन 145, उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल क्या है 1 लेस देन 145, मतलब इसका क्लास विड्थ कितना है 5 है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे 135 से। पहला क्या होगा 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, ऐसे करके हम इस क्लास इंटरवल को पहले लिखेंगे। देखो पहला जो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे अगर लेस देन टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये जो है ये फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, ये इनडायरेक्टली हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। ओके, फ्रीक्वेंसी में अगर आप लिख दोगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया 140 से नीचे अगर 4 गर्ल्स हैं, 145 से नीचे कितने हैं 11, मतलब ये 140 वाला भी यहाँ पे ऐड होंगे। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, पहला फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है सेम होता है। ओके, सो 140 से नीचे 4 गर्ल हैं। ओके, 145 से नीचे कितने थे 11 थे, तो 140 से 145 कितने होंगे, 140 से नीचे कितने थे 4, तो 140 से 145 रेस्ट अमाउंट कितने होंगे 11 माइनस 4 कितना है 7। ओके, समझ में आ गया। तो ठीक उसी तरह हम कैसे, ये हमें मिला 11 माइनस 4। ओके, ठीक उसी तरह 29 माइनस 11 कितना है, ये होगा 18। नेक्स्ट कितना होगा, ये भी होगा 11। 46 माइनस 40 कितना है 6, ये कितना होगा 5। ओके, हो गया। अब क्या करना है, उसका मीडियन निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। ओके, अब क्या करना है, L निकालना है। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। मीडियन क्लास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले n/2 का वैल्यू हम निकालते हैं। n/2 दैट इज 51/2 कितना है 25.5। सो 25.5 से जस्ट ग्रेटर देन और नियरेस्ट ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है 29 है। 25.5 से नियरेस्ट ग्रेटर देन कितना है 29 है। तो ये होगा इसका मीडियन क्लास। ओके, तो मीडियन क्लास क्या होगा 145 से लेके 150 होगा मीडियन क्लास। ओके, उसका लोअर लिमिट कौन सा है 145 प्लस n/2 का मतलब 51/2। ओके, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको लेंगे, ये उसका
प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेंगे 11 बाय एफ किसे लेंगे, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी कौन सा है 18 बाय 18 इंटू एच मतलब क्लास विड्थ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो ये होगा कितना 145 प्लस 25.5 माइनस 11 बाय 18 इंटू 5। सो ये होगा 145 प्लस ये कितना होगा 14.5 बाय 18 इंटू 5। ओके, सो 145 प्लस अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली 4.03। सो हमारा मीडियन मिल गया हमें कितना 149.03 हो गया हमारा मीडियन। क्वेश्चन और भी है, फाइंड द मीडियन ऑफ द हाइट। यहाँ पे हमने मीडियन निकाल लिए। इफ मोड ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन इज 148.05, यहाँ पे अगर मोड यहाँ पे गिवन है 148.05, देन फाइंड द मीन यूजिंग एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला यूज करके हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो हमने तो यहाँ पे मीडियन निकाल लिए। मीडियन यहाँ पे क्या हो गया 149.03। ओके, सो हमें यहाँ पे मीडियन मिल गया 149.03। और क्या गिवन है देखो, मोड कितना है 148.05। ओके, मोड इक्वल टू 148.05 ये गिवन है। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, मीन मीडियन और मोड के बीच में एक फार्मूला है, क्या है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, सो मोड का वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितना 148.05 माइनस सॉरी इक्वल टू 3 मीडियन, 3 इंटू 149.03 माइनस 2 मीन। तो यहाँ पे हम मीन इजीली निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको निकालना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना यहाँ पे मीन क्या आया। देखना मीन का वैल्यू यहाँ पे आएगा 149.52। ये आया या नहीं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना।